स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे आज सबसे पहले बिहार की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे हैं। कुछ ना कुछ वो ऐसा कह देते हैं, लेकिन कल तो उन्होंने विधानसभा में हद कर दी। कल नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो कुछ कहा, छोड़ दें कि वो मुख्यमंत्री हैं, ये छोड़ दीजिए कि वो जो बातें कह रहे थे वो क्या समझाना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति इतना तो अंतर करता ही है कि वो कहाँ है, कहाँ खड़ा है, कहाँ बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है। अकेला है, उसके इर्द गिर्द लोग हैं, खासकर महिलाएं भी बैठी हुई हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कल जो कुछ विधानसभा में कहा, वो बोल रहे थे यौन शिक्षा पर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर, और वो ये बताना ये चाह रहे थे अपनी तरफ से कि किस तरीके से हमारी सरकार ने इस दिशा में काम किया है तो आबादी धीरे धीरे घटेगी। लेकिन ये बताने के लिए जैसे लोक लाज कुछ चीज होती ही नहीं, वो जो मन में आया बस बोलते चले गए। और किसी और को इसमें क्या बुरा लगा होगा या किसी कोई और क्या कहे, उनके पीछे जो महिलाएं बैठी हुई थी उनका जो उस वक्त रिएक्शन था वही कोई देख लेता तो शायद पानी पानी हो जाता। और उसके बाद तो महिलाएं जो एमएलसी थी, विधायक थी, बाहर आईं और फिर रोने भी लगी कि हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, आखिर कैसे हम लोग बैठते उसी जगह पर, हमारे सामने जो बातें हो रही थी। तो अब बयान भी वो ऐसा है कि हम, वैसे तो आपके फोन में पहुंच गया होगा सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन हमारी मजबूरी इस वक्त ये कि वो बयान हम आपको बताएं भी कैसे, दिखाएं भी कैसे और सुनाएं भी कैसे, और उस पर बात भी करना जरूरी है। कोशिश की है हमने, जो कुछ पहले विधानसभा में और विधान परिषद में जाकर के नीतीश कुमार ने कहा है, बाद में आज उनको रियलाइज हुआ कि शायद उनसे कुछ गलती होगी तो माफी भी मांगी। वो भी कैसे मांगी वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे आप देखिए। अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में तो उसी में आप समझ लीजिए, अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुत्ता है तो अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। और इसमें आप देखिए पीछे एक महिला बैठी हुई है, महिला एमएलसी बैठी हुई है, अपना सर पकड़ रही हैं कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जो हैं ये बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वहां सब लोग अवाक हैं, क्योंकि कौन इमेजिन कर सकता है कि भाई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलने लगेंगे या ये सब बातें करने लगेंगे। बहरहाल अब किसी की कुछ समझ में आया नहीं। उसके बाद जब बाहर निकली है महिलाएं, अब आप देखिए उसके बाद बाहर निकलने के बाद कैसे रोने लगी, आंसुओं से रोने लगी, क्योंकि हतप्रभ थी कि ऐसा क्या हो गया अंदर, मुख्यमंत्री को हो क्या गया कि ये सब बातें करने लगे। ये देखिए, लगता है कि 2-4 दिन तक गूंजते रहेगा वो शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही गंदा और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उन्होंने किया है। मैडम क्यों आंखों में आंसू? तो ये वो तमाम महिला विधायक हैं जो मुख्यमंत्री की बात से पानी पानी हो गई, शर्मिंदा हो गई। अब क्या कहें, बाहर आकर उनको सूझा नहीं। उन्होंने कहा कि बस आज जो हुआ विधानसभा में, इससे पहले कभी हुआ होगा ना इसके बाद कभी होगा। अब रात भर शायद पता चल गया होगा मुख्यमंत्री को क्या प्रतिक्रिया हुई है उनकी बातों पर, वो सोचा होगा उन्होंने। तो सुबह फिर वो आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि भाई आपको हमारी बातें बुरी लगी तो हम अपने बयान पर माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा आप हमारी निंदा कर रहे हैं इतनी, हम अपनी निंदा स्वयं कर लेते हैं। सुनिए। मैं माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था
तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे हैं हमारे मेहमान स्टूडियो में हैं, मैं भी भूल गया कि इसमें आप सबका स्वागत भी करा दूं पहले, क्योंकि वो बात ही ऐसी है जो मुख्यमंत्री ने करी। हर्षवर्धन जी, समीर जी, राहुल महाजन जी हमारे साथ है। अभी भी वो अगर लगा रहे हैं, देखिए बात होनी चाहिए इस पर कि अभी भी उनको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया, गलत कह दिया, तो उनको नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है। निंदा उन्होंने, ये दबाव पड़ा है इसीलिए वो उनको माफी मांगनी पड़ी, ये बात तो सही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा, वरना ऐसा होता तो विधानसभा में पहले बोला जाकर के, भाई अफसरों ने तो बता दिया होगा ना, या साथी नेताओं ने बता दिया होगा, नहीं साहब आप गलत बोल गए आज। उसके बाद विधान परिषद में जाकर के तो और डिटेल में जाकर के उस व्याख्यान करके वो आए। सौरभ जी, आपने जब आज ये कहानी कुर्सी की शुरू किया तो कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दिखाएं, वीडियो बताना भी है, बात भी करनी है, चर्चा भी करनी है, अभी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों को जवाब भी देना है, और आपने बीप भी करवा दिया। अब कोई किसी को एक कोई गाली दे दे, कोई अपशब्द कह दे तो चलिए आप उसको कर सकते हैं। अगर किसी की भाव भंगिमा में, पूरे वाक्य में कुछ ऐसा अमर्यादित हो जिसको कम से कम कोई भी व्यक्ति, और विधानसभा छोड़िए ना, अब ऐसे तो कोई कहे कि भाई सब नहाते हैं तो नहाते वक्त का वर्णन करे, कोई हर कोई न कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम समझाना है तो हर कोई वैसे ही तो धरती पर जन्म लिया है। और हम लोग तो यहां तक पहुंचे हैं ना, आज ये कोई नहीं कहता है ना कि आज किसी को गर्भ निरोधक के लिए किसी तरह से आप बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कुछ करते, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो सस्ते साहित्यकार की भूमिका में आ गए थे, आज ओटीटी वेब सीरीज वाले लोग वो सर पकड़ के बैठे होंगे कि इससे आगे हम अब क्या कर पाएंगे। जो बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में हुआ, उससे आगे वो क्या कर देंगे कि दर्शक को उससे भी ज्यादा वो मतलब खींच सके अपनी तरफ। और शर्मनाक है ये। और जो आपने कहा ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, नीतीश जी को भी समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानिए नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा है। हाल की एक घटनाएं नहीं हुई है, पहले भी आपको याद होगा, हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे तो मैंने वो कहा था कि उनका एक प्रिय हो गया है कि इधर उधर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर कहते हैं कि क्या क्या कहां हुआ, अच्छा कौन, मतलब बड़ी विचित्र अवस्था में वो पहुंच चुके हैं। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए। आज सुबह 11वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे का फोन आता है, कहता है कि हम बिहारियों का दुर्भाग्य हो गया है, क्या सर इससे, इस पाप से कभी मुक्ति मिलेगी? अब वो जो कह रहा था तो मैंने उसको समझाया कि भैया राजनीति देखना बंद कर दो। लेकिन सवाल यह है कि वो बच्चा जो वहां है, जिसको एक तरफ जाति जनगणना दिखती है, एक तरफ दिखता है कि ये करना है, एक तरफ उसके मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, एक तरफ सदन में अमर्यादित बातचीत हो रही, फिर उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ जब बात करते तो जरा आप उनको सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, नीतीश जी को निश्चित तौर पर जब उनको समझ में आया होगा, नींद अच्छी आई होगी, तो सुबह शायद मन मस्तिष्क ठीक काम किया होगा, कल नहीं कर पाया होगा, तो सुबह उन्होंने माफी मांग ली। वो कह रहे हैं हम खुद की निंदा कर रहे हैं, इसमें भी आप समझिए। लेकिन वो वाली जमात, तेजस्वी यादव से लेकर दिल्ली, मुंबई में देश के अलग अलग हिस्सों में बैठा एक वर्ग, जिसको लगा कि नहीं नीतीश जी की आलोचना हो रही तो हमें इसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, उन्होंने जरा सा ये नहीं सोचा कि ये तरीका ही गलत है, ये आप महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। ये आप ऐसे ही है जैसे आप कहें कि पश्चिमी समाज में बड़ा खुलापन है, वहां तो महिलाओं के वस्त्र पहनने के तरीके अलग होते हैं, वो साड़ी तो पहनती नहीं, उनके तरीके अलग होते हैं, हमारे यहां पहनने, तो कहे कि नहीं कल से जो सेनेट होगी वहां अमेरिका में, वैसे ही कपड़े पहनकर लोग जाएं, उसको आप सामान्य कर दीजिए। मतलब कौन सी तुलना करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। ये वहां की जनता को सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। ये कतई ठीक नहीं कि एक व्यक्ति जिसको होश आवास नहीं रहता, जो कुछ भी बोल जाता है, वो व्यक्ति शासन चलाए, वो व्यक्ति राज करे। सबसे ज्यादा मजबूरी तो उनके साथ जो लोग सरकार में उनकी है, भाई वो मुख्यमंत्री है। अब आप तो कह सकते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत है तो ठीक कोई उपचार कराएं या किसी को दिखाएं, वो तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके तो नेता हैं, उनको तो तब भी डिफेंड करना है। आप तेजस्वी यादव की बात आप सुनिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये तो सब स्कूल में पढ़ाते हैं ना, सेक्स एजुकेशन तो अब सब्जेक्ट होता है,
तो इसके बारे में तो लोग बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने भी बात की। एक चीज सौरभ जी रोक दूं जरा, एक तो ये बार बार जो कहा जा रहा है सेक्स एजुकेशन जैसी चीज नहीं पढ़ाई जाती भैया, शरीर वो कह रहे विज्ञान हैं। पढ़ाया जाता है, और जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसको पता होता है क्या क्या किस क्रम में क्या पढ़ाना, और वो बायोलॉजी में वो शरीर विज्ञान में सब बताया जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना बताया जाता। मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे प्रयोग अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली में हुए भी हो तो भी ऐसे तो कोई नहीं बोलता होगा जैसे मुख्यमंत्री ने बोला होगा। फिर भी आप सुनिए जरा तेजस्वी यादव को क्या कहकर के मुख्यमंत्री का बचाव करना पड़ रहा है। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट डोंट टेक इट एज अ सेक्स एजुकेशन। हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र में जहां यहां बहनें बैठी हो, और जिस तरह का हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि आप गार्जियन हैं, इस तरह का बयान मत दें, लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है पता नहीं चल पा रहा कि जब तक हमारे साथ थे तो तब तक तो ठीक ही लग रहे थे। ये पता नहीं राजद वाले लोगों ने क्या कर दिया है नीतीश बाबू के साथ। इतना तो साफ साफ किताब में भी लिखा नहीं जाता है, और यदि डिप्टी सीएम साहब को अच्छा लगा है तो अपना टीचर नियुक्त कर ले। राहुल जी, आप यकीन कर पा रहे हैं कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देश के एक मुख्यमंत्री ने ये सब बातें की हैं विधानसभा में महिला विधायकों के सामने? मैं इसको दो तीन तरह से रखूंगा। पहली बात ये कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, पहली बात ये साफ। दूसरा, नीतीश जी को थोड़ा सा, आप इसको जिस तरह भी लें, एक अभी फिल्म आई थी OMG 2, उसमें सेक्स एजुकेशन पे बात हुई थी। उसमें ये भी बताया गया था कि अगर आप बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन पर तो भाषा किस तरह की होनी चाहिए। तो शायद अगर नीतीश जी उसको देख लेते तो अपनी भाषा पे कंट्रोल रखते, वो बात जो भी कन्वे करना चाहते थे उसे सही ढंग से करते, लेकिन भाषा सही नहीं थी, ये सब हम मान चुके हैं। दूसरा, अब जो हमने क्लिप भी दिखाई विधानसभा के अंदर, उसमें जिस तरह से उनके सहयोगी हंस रहे हैं पीछे, जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों पर, वो भी क्या सही है, ये भी बात है। बात दूसरी ये है कि हमारे देश में थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी है। अगर हम डेटा में जाएं, हम अपने देश के डेटा में जाएं, तो अगर पॉर्न देखने की बात हो तो हमारे ये गूगल का अपना सर्वे है कि 10 जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉर्न देखा जाता है, उसमें से 6 सिटीज़ इंडिया की हैं। ये आगे भी जाता है, इसमें डेटा कम नहीं है, इसमें डेटा और आगे जाता है। वो ये भी कहता है कि जो 10 बड़े देश है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जाता है, उसमें 3 मतलब तीसरे नंबर पर हमारा वो है। तो एक बात है हिपोक्रेसी की, दूसरी बात है किस तरह से बात कही जानी चाहिए। क्या ये शोभा देता था जिस तरह की बातें उन्होंने कही, या जिस तरह से बात कही शोभा नहीं देता था। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे देश में एक बड़ा इशू है जो पॉपुलेशन का इशू है, जनसंख्या का इशू जी, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो दो चीज़ें मैं कहना जो साफ करना चाहूँगा, नीतीश जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया गलत है। नीतीश जी जिस बात को कहना चाह रहे थे शायद उसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता था, बेहतर तरीके से कहा जा सकता। नहीं, ये बात तो, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा आपने जो बात कही इन प्रिंसिपल कि भाई ये बातें हमारे देश में इसकी जागरूकता की जरूरत है। लेकिन सवाल आज सर ये नहीं है कि अब मुख्यमंत्री को हर चीज एक्सप्लिसिटली बोल करके बताने की जरूरत नहीं है ना, उनको तो नीतियां बनानी है आपको कि अग्रीड, आपकी बात से कोई मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखूं। लेकिन यहां प्रॉब्लम दूसरी लग रही है। प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी को मालूम है क्या कि वो क्या कह रहे हैं। मैं पूरी गंभीरता से बात कर रहा हूं, उन्होंने तो बहुत खुलकर कहा। नीतीश कुमार जी क्या जिस पद पर है उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो समग्रता चाहिए, जो साउंडनेस ऑफ माइंड चाहिए, क्या वो है? ये बात हमको करनी चाहिए। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये एक की बात एक कई उदाहरण आ गए। मैं जैसे मुझे आज फोन पर एक दो लोगों ने बताया कि भाई ऐसा तो एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। कुछ एक बातें त्रिपाठी जी ने बताई। अभी वो अशोक चौधरी जी उनके उन्हीं की पार्टी में है, पहले कांग्रेस पार्टी में थे मंत्री,
उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर गए। तो पुण्यतिथि पर आप जाते हैं, क्या होता है जब वहां पर प्रार्थना सभा होती है, सामने तस्वीर लगी हुई थी उनके पिताजी की, पुष्प माला चढ़ी हुई थी, सामने पुष्प रखे हुए थे, उन्होंने फूल उठाए और जाकर अशोक चौधरी जी के ऊपर ही डाला है। कोई हंसी मजाक का मौका तो था नहीं, लेकिन उन्होंने ये व्यवहार किया। फिर मुझे किसी ने बताया कि एक अधिकारी के घर सुबह सुबह मुख्यमंत्री पहुंच गए। अब वो अधिकारी ये सोचकर के अवाक कि मुख्यमंत्री मेरे घर क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा काम भी नहीं था, और कोई था भी तो मुख्यमंत्री अपने घर बुला सकते थे या दफ्तर में मुलाकात करना। वो मुख्यमंत्री के घर, वो अधिकारी के घर, कोई मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के घर जाता है क्या ऐसे? ऐसा उन्होंने किया। ऐसे एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बातें हो रही हैं, और मुख्यमंत्री ने इसी मामले में जो अपनी सफाई पेश की है, उसमें भी जो उनका शब्दों का चयन है, लग नहीं रहा कि मुख्यमंत्री माफी भी मांग पा रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, शायद उनको ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। अब ये उनकी पार्टी, उनके जो संगठन है, उसको देखने की जरूरत है कि क्या एक, और हमारे देश में इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या एक एज के बाद एक राजनेता को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और नए जो यंग नेता है उसको देनी चाहिए, ताकि जो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, या फिर आप सही से अगर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं या सही से काम नहीं कर पा रहे हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, तो किसी और को इसको संभालना चाहिए। नहीं, अगर मैं तो लिमिटेड पॉइंट रखता हूं आपके सामने, आपने तो इतने मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्रियों से भी बात की होगी, मुझे बताएं कि अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का आचरण लगातार जो है वो उसके पद के लायक नहीं है, लगातार ऐसे कई उदाहरण आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए किसी? तो ये कौन तय करेगा? दो ही लोग तय कर सकते हैं। क्या करेगा? देखिए, या तो पार्टी तय करेगी, जनता तय करेगी, पार्टी के मुखिया खुद हैं वो, या जनता तय करेगी। दो ही लोग तय कर सकते हैं ना इसमें, तीसरा कौन तय कर सकता है इसमें? यही बात है ना कि अगर एक व्यक्ति जो है वो एक पार्टी का लीडर है और वो चुनाव लड़के जीत के आ रहा है, तो या तो पार्टी तय करे कि नहीं अब आप नेक्स्ट के लिए छोड़िए जगह, या फिर जनता तय करे कि नहीं इस तरह का मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। ये दो ही लोग तय कर सकते। तो अब अभी तो चुनाव में 2 साल हैं, बिल्कुल तब तक तय कर लेना चाहिए, या पार्टी को या जनता को। देखिए, जैसे मैंने कहा पार्टी के तो मुखिया वो खुद हैं, सरकार के भी मुखिया, पार्टी के भी मुखिया। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कोई डिसीज है जिसके इलाज की जरूरत है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जैसा नेता जिसका सार्वजनिक जीवन एक बहुत अच्छा रहा है, जो एक करप्ट फ्री पॉलिटिशियन रहा है, जिसके राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं रहा, उम्र के इस पड़ाव में आकर, अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में आकर वह इस तरह की बात सदन के अंदर करता है। वह अपनी पूरी जीवन की कमाई हुई जमा पूंजी को बर्बाद करने की स्थिति में आ चुके हैं। और देखिए, नीतीश कुमार एक और घटना घटी थी 16 अगस्त को अटल पथ पर, सदैव अटल पे नीतीश कुमार फूल चढ़ाने गए थे। जब वह पटना गए और उन्हें आरजेडी के नेताओं और जेडी के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, कि अब हम इंडिया गठबंधन में है, आपको वहां बचना चाहिए था, तो साफ मुकर गए, बोले मैं तो गया ही नहीं, आपको किसने कहा मैं अटल पथ पर गया था? तो अपने जब ये बात भूल गए कि मैं अटल पथ पे गया था, उस बात को वो अपने नेताओं को डांट रहे कि मैं तो गया नहीं था, आप क्या फिजूल की बातें कर रहे हो। जो व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं खुद गृह मंत्री हूं और कहे कि गृह मंत्री को फोन लगाओ, फिर अधिकारी बोले कि साहब आप गृह मंत्री हो, जब उनको जनता दरबार में हुआ, जब उनको बताया जाए कि आप ही साहब गृह मंत्री हो, तो जब अब मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को शायद ये पता भी नहीं होगा कि वो आरजेडी के साथ सत्ता में क्या करे, ऐसे में कोई क्या करे। अबे आप भी वही बात कह रहे हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं, मैंने भी कहा ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या किया जाए। मुझे लग रहा है कि करेगा कौन, जैसे अंग्रेजी में कहा हुआ था ना, बेल द कैट, मुझे लग रहा है कि गले में घंटी बांधे कौन? नहीं, वो लालू यादव ही उनका इलाज करेंगे। लालू यादव कह देंगे कि भाई नीतीश जी अब आपकी आराम करने की उम्र है, आप मेरे बेटे को सत्ता सौंपी है, आप सत्ता से बाहर होइए और बाकी जनता दल के नेता देख लेंगे। मुझे लग रहा है कि जेडीयू के नेता जो सांसद है मैक्सिमम, वो भी इस बात से बहुत आहत है। मतलब पहले तो इस बात से आहत थे कि आप बीजेपी छोड़ के आप आरजेडी के साथ चले गए, अब इस बात से आहत है कि आप इस तरह का आचरण कर रहे हो लगातार। तो मुझे लग रहा है कि जेडीयू के अंदर भी लेके इस बात को लेके बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस होगी नेताओं के अंदर। समय आने पर वो नेता नीतीश कुमार को बताएंगे कि अब वक्त आ गया है कि आप सत्ता छोड़े। मुझे लगता है कि ऐसे पहले परिस्थितियां कई बार आई होंगी कि कई बार कोई बहुत बड़ा नेता होता है, लेकिन उम्र सब पर हावी होगी। कभी ये तो सार्वजनिक रूप से आए सौरभ जी, कई ऐसी घटनाएं होंगी जो पार्टी के अंदर होती होगी, जो बाहर। मैं वही कह रहा हूं सर, हो सकता है कि पहले ऐसे कहीं पीछे हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि भाई अब हमारे नेता जो है, पब्लिक अपना उनका कंडक्ट जो है
शारीरिक क्षमता आ जाती होगी, बीमारी घेर लेती होगी, एक लेकिन लोग उसको उस पार्टी के नेता तय कर लेते होंगे भाई हम इसको कैसे डील करेंगे। ये वही पार्टी नीतीश के कुमार नेता है खुद भी जिन्होंने नेता जॉर्ज तय कर फर्नांडिस को लेते हैं। बीमार बता के सत्ता ले ली थी। खुद भी नेता तय कर लेते हैं। खुद भी नेता तय कर लेते अटल हैं। बिहारी वाजपेयी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उनको जब उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं रही, जब उनको जो है वो राजनीति में उनको लगा कि मैं नहीं अब कर सकता हूं, तो वो पीछे हट गए, अपने आप पीछे हट गए। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसमें एक बड़े बीजेपी के नेता ने ऐसा किया और एग्जाम्पल सेट किया। तो क्या ये वही मोमेंट ऑफ रेकनिंग नीतीश कुमार के सामने है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम को थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। ये घटनाक्रम वैसा नहीं है। अगर कोई अच्छी पार्टी होती, कोई बड़ी पार्टी होती, कोई कैडर होता तो शायद अब तक वो स्थिति बन जाती। यहाँ सबको क्या लगता है कि जेडीयू के जितने नेता हैं उनको लगता है कि अगर नीतीश जी नहीं होंगे तो हमारी राजनीति समाप्त है, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश जी रहेंगे भी और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे आखिर में मैं कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव इस स्थिति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, मैं ये नहीं मान सकता। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई उम्र होती है जिसमें हो सकता है कोई कम उम्र में भी उसकी अवस्था ऐसी हो, उतना बढ़िया से काम नहीं करे, कोई बहुत उम्र में भी बहुत अच्छा काम करे। लालू जी के साथ तो ऐसी घटनाएं आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। उनकी उम्र तो ज्यादा है, वो तो बड़े भाई हैं नीतीश कुमार, गंभीर बीमारी से वो निकले और वो लड़के भिड़ के बहुत संघर्ष करके, जिसको हम कहें कि एक जीवट वाले योद्धा के तौर पर निकले हैं। जब वो सिंगापुर गए थे तो लगा था कि तबीयत बहुत खराब है, लेकिन नीतीश जी, मुझे लगता है कि कई बार व्यक्ति अपनी छवि के आवरण में, छवि के बोझ तले दबता है और अंदर अंदर उसको बहुत कुछ कचोटता है, जिसमें यह मानसिक अवस्था पहुंचती है। और ये मैं कह रहा हूं तो इसको आप ध्यान से देखिए। नीतीश कुमार के लिए लोग कह देते हैं कोई भी कि पलटू राम है, कभी पलट जाते हो, लेकिन मनुष्य है ना, वो कैसे पलट पाए होंगे, कैसे उन्होंने लगातार अपने आप को बदला होगा, कैसे अचानक वो सेकुलर से कम्युनल, कम्युनल से सेकुलर बनते रहे होंगे। मुझे लगता है कि राजनीति में एक बड़ा, हम कहते हैं कि केस स्टडी है, तो नीतीश कुमार भी वैसी केस स्टडी है। और जहां तक रही बात की तय कैसे होगा, निश्चित तौर पर विद इन पार्टी भी ये चल रहा होगा। संकट वही है कि हम खत्म हो जाएंगे और लालू प्रसाद यादव उनको अभी मुख्यमंत्री के तौर पर हटाना भी चाह रहे होंगे, तो शायद उनको लग रहा हो कि हटाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए कह रहे चलो ठीक है। और अगर ये स्थिति हो गई है तो फैसले कौन ले रहा है राज्य सरकार के, यह सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में अगर कोई वहां कुर्सी पर जो बैठा वो फैसले नहीं ले रहा है, कोई और ले रहा है, तो राज्य के लिए घातक है, जनता को सोचना चाहिए। नहीं तो मैं फिर बात, जहां से राहुल जी ने बात अपनी खत्म की थी, तो इंतजार किया जाए कि 2 साल के बाद चुनाव होगा तो फिर जनता तय कर लेगी क्या करना है। तब तक ऐसे ही राज्य चलता है। जनता का दबाव जब पड़ता है ना, तो जनप्रतिनिधि को रिएक्ट करना होता है, और वो दबाव मुझे लगता है बिहार की जनता डालना शुरू कर चुकी है। वो आपको, मुझे लगता है कि 24 के चुनाव के ऐलान के पहले ही दिख जाएगा।